नाज़रीन, आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब के घर। वली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वली साहब को ये शर्फ हासिल है कि भारत के 3 सदर जमहूरिया इनके ज़ेर इलाज रह चुके हैं। ये उनके पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं और आपको पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली का शुमार मुल्क के मुमताज मुआजिलों में होता है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब हैं। डॉक्टर वली सन 1953 में उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पैदा हुए। 1970 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी नेशनल मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया। 1975 में उन्होंने लाला लाजपत राय अस्पताल से अपने करियर का आगाज किया। डॉक्टर मोहसिन वली साबिक सदर जमहूरिया आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के ऑनरी फिजिशियन रह चुके हैं। ये मेरी टीम है। इस टीम में मेरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं, मेरे वेनस एक्शन करने वाले लोग हैं, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये मेरी टीम है। इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई डू लॉट ऑफ गुड वर्क। वी डू कैंप्स ऑल्सो ऑन संडेज और गरीब लोगों के लिए हम लोग हमेशा सब मिलके तैयार हैं खिदमत करने के लिए और कोई भी आदमी गरीब हो मेरे क्लिनिक पे आ सकता है इलाज के लिए। आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपका जो ताल्लुक़ है वो बिजनौर जैसे एक छोटे शहर से है और सभी जानते हैं कि सर वहाँ तरक्की इतनी नहीं है, पसमानदा अभी भी इतने अरसे बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक तरक्की पजीर है अभी भी वो शहर। तो वहाँ से इतना अरसा पहले आपका निकल के इस मकाम तक पहुँचना, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी सफ़र होता है तो वो दुश्वारियों से तो भरपूर होता है। आपका ये कहना कि बिजनौर छोटी जगह है, हाँ, जब हम छोटे थे तो बिजनौर में सिर्फ एक ट्रेन आती थी सुबह को और एक शाम को। वाकई में वो कट ऑफ रहा है मेन स्ट्रीम से। और लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी जगहों पर ज़हीन लोग मौजूद नहीं हैं। हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब बिजनौर की एक बड़ी शख्सियत थे और हमारे बिजनौर ने फिल्म डायरेक्टर्स भी दिए हैं जी। वो हमारे बिजनौर के ही हैं। धर्मवीरा साहब जिन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया वो बिजनौर से हैं। राजा ज्वाला प्रसाद बहुत बिजनौर के बड़े आदमी थे और बिजनौर ने बहुत से शायर दिए। मेरे फादर खुद वली बिजनौरी बिजनौर से हैं। तो मैंने एक चीज़ ये देखी और मैं रोज़ अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि वो लोग जो छोटी जगहों से आते हैं और वो लोग जो छोटे शहरों के होते हैं उनको उन लोगों से कभी कम नहीं समझना चाहिए जो बड़े शहरों में रहते हैं और एक ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसको हम जेट सेट लाइफ कहते हैं। एक बच्चा बिजनौर का हवाई जहाज़ में न भी उड़ता हो लेकिन वो कागज़ का हवाई जहाज़ ज़रूर बनाता है। तो उसके कॉन्सेप्ट में है हवाई जहाज़। आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम हवाई जहाज़ को नहीं जानते हो। बिजनौर में समुंदर नहीं है लेकिन बरसात में कागज़ की नाव वो बनाएगा। मतलब ख्वाब ज़रूर देखते हैं। हाँ, दे हैव ड्रीम्स। और जितने भी बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ख़ास लोग, वो सब छोटी जगहों से उठ के बने हैं। अच्छी बात है कि हम एक छोटी जगह से आते हैं। और मैं एक और बात यहाँ सामीन के फ़ायदे की बता देता हूँ कि वो बच्चे जो छोटी जगहों में रहते हैं, जिनका वक्त इधर उधर ज़ाय नहीं होता है। हमारे ज़माने में सिनेमा हॉल में ज़ाया होता था और इधर उधर घूमने में, मटर गश्ती करने में ज़ाया होता था, और आज तो टेलीफोन ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। तो उससे जो बच्चे बचते हैं वही अच्छे बच्चे पढ़ाई में निकलते हैं जी। खेल में भी, दोनों जगह। गैर ज़रूरी मसरूफियात। हाँ, उनका एक विज़न होता है, उनका एक कंसंट्रेशन होता है, उनको एक कुछ करने की चाह होती है। इसको ऐसे कहा जाए तो अच्छा लगेगा। सर, यानी कि बचपन से ही आपको कुछ करने की चाह रही होगी। नहीं, पिटाई बहुत होती थी इसलिए चाह वहाँ नहीं थी। वो पिटाई का डर था, माँ बाप का डर था, स्कूलों में मास्टरों का डर था
और हमको शुरू से एक बात की आदत डलवा दी गई थी कि आपको नंबर 1 आना है, तो क्लास में भी नंबर 1 आना है और जो भी काम करो उसमें नंबर 1 आना है। तो वो नंबर 1 आते आते नंबर 1 वाले जगह पहुंच गए। जी सर। तो सर यहाँ जानना चाहूँगी सर कि आपको ये एजाज़ रहा है कि आप भारत के सदर जमहूरिया के पर्सनल फिजिशियन रहे, तो ये मौका आपको कैसे मिला, यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, हमारे को इससे पहले बेगम जाकिर हुसैन की खिदमत करने का मौका मिला और हम बहुत यंग थे। उसके बाद बेगम आबिद अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद के भी हम डॉक्टर हैं। शायद ये इसलिए मिला कि मैं कभी अपने काम को मना नहीं करता था और हमारे जो सीनियर्स थे, टीचर्स थे और हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थे, वो इस बात को नोट करते थे। उस ज़माने में डॉक्टर्स ऐसा करते थे कि घर जाके सैटरडे को फ़ोन उठा के रख देते थे जब मोबाइल नहीं होते थे। अच्छा। तो मैं कभी ये काम नहीं करता था। तो जब भी सैटरडे संडे में किसी को देखने की ज़रूरत पड़ती थी, वीआईपी को ख़ास तौर से, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता था। तो हमारी डॉक्टरी में एक चीज़ अवेलेबिलिटी होती है जी। कि अगर आप मरीज़ हैं और मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको अवेलेबल हूँ तो मैं आपके लिए एक अच्छा खादिम डॉक्टर साबित होऊंगा। तो वो अवेलेबल रहते रहते हमको शायद जब कॉल आई थी राष्ट्रपति भवन से तो हमारे एमएस के दिमाग में हमारा नाम आया होगा। तो फिर हमारा बाकायदा इंटरव्यू लिया था वेंकटरमन साहब ने और 6-7 डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया था उन्होंने खुद। अच्छा। और उसके बाद हमको सिलेक्ट किया था और ये बड़ा अनयूजुअल था। हमको नहीं उम्मीद थी कि हम डॉक्टर बनेंगे प्रेसिडेंट के 33 ईयर्स की एज में, लेकिन वो मेरिट पे उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट किया था। इसके लिए मैं अभी भी उनका शुक्रगुजार हूँ। तो ये भी हमें आज ही पता चला कि सदर जमहूरिया जो होते हैं वो खुद ही अपना डॉक्टर भी पसंद करते हैं, खुद चूज़ करते हैं और आपको ये एजाज़ हासिल हुआ। डॉक्टर साहब यहाँ ये जानना चाहूँगी कि आप फलाही कामों के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं और आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप गरीबों का इलाज जो है मुफ्त करते हैं। अभी चलिए आप नीचे मेरे साथ देखिए कितने गरीब लोग वहाँ बैठे हैं जिनकी दवा होगी। तो गरीबों का इलाज ऐसे अच्छा हो जाता है ना कि उनको आप गैर ज़रूरी टैक्स से बचा लीजिए। जैसे सर दर्द का इलाज करना है और गरीब आदमी को आप कहें MRI करा के लाओ 9,000 रुपये का, तो वो तो भाग जाएगा या वो सर दर्द से मरना पसंद करेगा। 2 ही ऑप्शन है उसके पास। जी। तो उसको देखना चाहिए कि हम गरीब के लिए सस्ती दवा का कैसे इंतज़ाम कर सकते हैं। हम जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है PMJ, उसमें इसी बात पर जोर है ना कि गरीब लोग जो एक सोसाइटी के एक स्टेटस से नीचे हैं उन तक मेडिकल और तिब्बी खिदमत कैसे पहुँचे। तो गरीब को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया है, इसलिए हम गरीब की बात कर रहे हैं आज। तो गरीब को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप बंगाल जाइए, चादर नहीं है तन पे ढकने की, उस गरीब का इलाज कौन करेगा? वो 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, उसके पास पैसे ही नहीं है, खाने को भी पैसे नहीं है, तो वो कैसे इलाज करेगा? वो मर जाता है। तो यहाँ ये जानना चाहूँगी आपसे कि इस सिलसिले में आप कोई मंसूबा, आपके पास कोई प्लानिंग है या आपका कोई ट्रस्ट है, कोई आपकी तंजीम है जो इस तरह काम करती है, आप जुड़े हुए हैं किसी बहुत तंजीम से? ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ। एक हमारी इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सोसाइटी है ओखला में, वहाँ हम फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है वो। और ये नीचे अभी आप चलेंगे तो आप देखेंगे जेरी होप सोसाइटी से कुछ एल्डरली लोगों का इलाज हम बिल्कुल फ्री करते हैं। मेरा तो ऐसा होता है, लोग इलाज कराने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब पैसे ही नहीं है। मेरा मैनेजर कहता है ये तो ऐसे बोल रहे हैं, मैंने जाने दे भाई। तो सब करना पड़ता है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो फीस से ज़्यादा भी पैसे दे जाते हैं, और मेरे पास 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो ख़ास तौर से गरीबों के लिए कुछ पैसे हमेशा दे जाते हैं, तो वो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। नियत पे है, अगर हमारी नियत खिदमत की हम तभी कर पाएंगे, पैसे से खिदमत नहीं होती। ये बहुत मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मैं एक स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूँ, उसमें रक्षा वालों के बच्चे, ठेले ढोने वालों के बच्चे, जो मैला उठाते हैं उनके बच्चे, और जो फ़कीर हैं, भिखारी हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो एक हमारे कस्टम इंस्पेक्टर थे, कस्टम सुपरिटेंडेंट उन्होंने बनाया। तो वो ऐसी मिसेस हामिद अंसारी ने अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया। तो ये समाज का वो तबका है जिसकी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जो ऐसे घरों में जिनकी माएँ काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, पोंछा लगाती हैं, सफाई करती हैं, उस तबके को हमको ऊपर उठाना है। गांधी जी भी यही किया था, बल्कि हम कहीं ना कहीं भूल गए उस बात को। तो ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है, जब तक हम छोटे लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे, ये निज़ाम हमारा ठीक से नहीं चल सकता। नाज़रीन, मैम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर साहब की वाइफ है फर्रुख नाज साहिबा। तो बहुत मुस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी में आपकी कितनी अहमियत है और आपने कितना उनका साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला के क्या चली हैं आप उनके साथ, मैं जानना चाहूँगी सर आपसे। देखिए, कंधे से कंधा तो मिला के चले, तभी तो इतने दिन से हम लोग साथ हैं।
किसी भी आदमी को जब तक उसकी जो इडियोसिंक्रेसीज कहते हैं, हम मर्द जो होते हैं ना, हम निहायत गैर जिम्मेदार होते हैं, हम एरेटिक होते हैं, हम बीवियों को वक्त नहीं देते हैं। कन्फेस कर लिया। हाँ, वक्त नहीं देते हैं। ये हर घर की कहानी है इसमें बिल्कुल। और वो औरत से कभी उससे पूछते नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम अपनी डिमांड्स रखते जाते हैं। और मेरे केस में तो मैं प्रेसिडेंट के साथ टूर पे रहा हूँ, मैं घर से बाहर रहा हूँ, मिस्टर वीपी सिंह का आपने जिक्र नहीं किया, उनके साथ में 6-6 महीने घर से बाहर रहा हूँ। तो ये मेरे घर की होम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, फूड मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और इनको अब इतना तजर्बा हो गया है कि मैं आपको छोटी सी बात बता के ये बात बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में जब हमारा घर बन रहा था, रिनोवेट हो रहा था, तो वहाँ के इंजीनियर इनको कहते थे कि मैडम आप इंजीनियर हो, आप बताते नहीं हो, आप छुपाते हो, आपको सब आता है। तो इन्होंने तजर्बे से इतना कुछ सीख लिया है, इतनी हेल्प की है मेरी, तभी मैं आज एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी और इनकी मदद मुझे चाहिएगी। तो मालूम हुआ कि मैडम भी बहुत मल्टी टैलेंटेड है। जाहिर है आपकी वाइफ हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो नहीं, खुद आप भी ड्रेस बताइए। डिजाइनर हैं, एक ड्रेस डिजाइनर हैं, वो ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। मैम मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी, शायद डाइनिंग टेबल पे भी मैंने आपसे पूछी थी कि ये आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, क्योंकि अरेंज मैरिज है हमारी। अच्छा, अरेंज मैरिज है, मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे फादर को ये जानते थे पहले से। हाँ, तो आपका रिश्ता कैसे हुआ मैं जानना चाहूँगी। फिर मैंने ये एक दफ़ा अलीगढ़ आए थे तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि मेरी इनसे शादी हो जाए। तो मेरे ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं कि जो मैं सोचती हूँ वो मेरा हो जाता है। मेरे बारे में भी कुछ अच्छा सोच लीजिएगा तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं जब जिस चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ वो मुझे मिल जाती है। तो सबसे पहले तो खुशनसीबी यही है आप दोनों की शायद कि आप दोनों एक दूसरे के साथी हैं और अल्लाह ताला ने आपको एक दूसरे का शरीक हयात बनाया और इतना खूबसूरत जोड़ा। तो फ़ारूक साहब आप बताइए इस बारे में कि आपको डॉक्टर साहब से कोई शिकायत है उनकी मसरूफियत से या नहीं? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पेशेंट्स को इनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ये मुल्क की भी खिदमत है अपने, और लोगों की, गरीब लोग जो हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प होती है इससे। जी, आपको और ये इतनी दुआएं ज़्यादा मिलती हैं। ज़रूरी काम है। जी जी जी। और उन लोगों से जो दुआएं मिलती हैं वो माशाल्लाह हम लोग उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे भी हैं। और बेशक बेशक। तो मैम आप बताइए कभी कभी घर में भी ज़रूरत पड़ती होगी जी, तो जी, डॉक्टर घर की, तो फिर घर क्या में होता है, डॉक्टर बिल्कुल साहब के पास जाती हैं? बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है घर में, और माशाल्लाह मुझे खैर बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो घर में माशाल्लाह सब कुछ हो जाता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से और उनकी अहलिया से बातें हो चुकी हैं बहुत सारी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं, किस तरह हमारी खातिरदारी करते हैं। किचन में चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब अब हमें क्या पका कर खिलाने वाले हैं। आइए। तो नाज़रीन मौजूद हैं डॉक्टर साहब के साथ उनके किचन में, और खातिरदारी के इस हिस्से में डॉक्टर साहब हमें बनाकर खिला रहे हैं अपने हाथों से। कुछ पूछते हैं डॉक्टर साहब कि क्या बना रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या बना रहे हैं? देखिए, आजकल जो मौसम है जी। उसमें दोपहर का खाना हल्का भी होना चाहिए, और आज मैंने सोचा मेथी का पराठा बनाया जाए। जी जी जी। तो मेथी का आटा जो है नॉर्मल आटे की तरह गूंदा गया है, उसमें अजवाइन जी और मेथी को मिक्सी नहीं करना चाहिए, जी। और उसको पत्ते तोड़ के हाँ बस। जी जी, और उसके साथ हल्का नमक, जी सर। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो खुशबू के लिए बहुत थोड़ा सा लहसुन और अदरक, तो वो इसमें मिला के आटे को गूंद दिया जाता है। जी सर। अजवाइन जो है वो खुशबू देती है, वो ज़रूरी है। हाँ। तो मैंने अभी आपको डाल के दिखाया और ये पराठा बिल्कुल तैयार है। जी जी जी। तो मेथी का पराठा जरा सिका हुआ होना चाहिए, और इसको जो है आमतौर पर दही से आप खा सकते हैं, या आप इसको धनिया की चटनी से खा सकते हैं। ये चटनी से बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चूंकि नमक चटनी में होता है इसलिए जरूरी नहीं है कि पराठे में नमक डाला जाए। और इसको दही से, रायते से या खीर से, बहुत से लोग खीर से खाते हैं मीठी आजकल खीर इसको। से। जी बिल्कुल, बड़ा मजे का लगेगा, अभी आपको खिलाता हूँ। सर तो ये जो बड़ा इजीली बन जाता है पराठे में, इतनी चीजें डालेंगे आटे में और हाँ, ये फटता नहीं है सर? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ये तो आटा तो उसको अपने अंदर बांध लेगा ना, आटा दूध थोड़ी है। नाज़रीन, पराठा तैयार है और डॉक्टर साहब हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है पराठे का। आप आइए हमारे साथ, अब खाने की टेबल पर तशरीफ लाइए। तो
नाज़रीन, दस्तरखान लग चुका है और जैसा कि देख सकते हैं आपके डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने हमारी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी किस्म के खाने बनाए हैं और पराठा भी मुझे सर्व कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और पूरी फैमिली मौजूद है, डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, उनके बेटे हैं, बहू हैं। और खा के देखते हैं डॉक्टर साहब ने क्या। जी, इसको आप चटनी से खा सकते हैं, रायते से खा सकते हैं, खाली दही से खा सकते हैं, और उसके बाद बिरयानी है, कुरमा है, कबाब्स हैं, और सलाद है, और सब्जी है, दाल है, तो आप जो चाहे खा सकते हैं। और आज का दिन चूँकि मेथी के पराठे का दिन है, इसलिए आपको पराठा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। प्लीज़ आप भी लीजिए, आप लोग शुरू कीजिए प्लीज़। सर प्लीज़ बैठिए। अच्छा सर, ये बताएं कि आप दिल के डॉक्टर हैं, तो ये बताएं कि दिल के लिए ये पराठे खाना ठीक है? बहुत ज़्यादा ठीक है। हमको चर्बी की ज़रूरत है बॉडी में। लोग जो आजकल ये परहेज़ कर रहे हैं, अब आपने अगर देखा हो किचन में शॉर्ट में आया होगा ज़रूर, वहाँ पर देसी घी रखा था। देसी घी जो है वो हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं आपको एक अजीब बात बता रहा हूँ कि अगर रिफाइंड ऑयल हम छोड़ दें तो ये देसी घी शुरू कर दें तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर, हमारे हिंदुस्तान में जो सरसों का तेल जो रिवाज है, चलन है सरसों का तेल इस्तेमाल करने का। सरसों का तेल वो सब्जियों के लिए अच्छा है ना। सरसों के तेल में तहारी बहुत अच्छी बनी थी, हमने कल बनाई थी। सरसों के तेल में मछली बहुत अच्छी बनती है। सरसों के तेल में सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। और सरसों का तेल बहुत मुफीद है खाने में, क्योंकि 1/3 सरसों का तेल, 1/3 घी और 1/3 हम रिफाइंड ऑयल कुछ चीज़ों के लिए रख सकते हैं। क्योंकि रिफाइंड ऑयल में हम कभी कभी जैसे कढ़ी की फुल्की सेकनी है तो वो रिफाइंड ऑयल में बना देते हैं, या पूरी सेकनी है तो वो रिफाइंड ऑयल में बना देते हैं। लेकिन पूरा का पूरा रिफाइंड ऑयल खाना ये बहुत सेहत के लिए ख़राब हो रहा है। इससे लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है। तो बेटर सब्स्टिट्यूट ये है कि हम नेचुरल ऑयल खाएं। साउथ में अगर आप जाएं तो वहाँ जानता भी नहीं है कोई रिफाइंड ऑयल, वहाँ कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। नॉर्दर्न इंडिया में कड़वा तेल जिसको कहते हैं, तिल ऑयल भी यूज़ होता है। तिल ऑयल भी बहुत अच्छा है। अरब कंट्रीज़ में ओलिव ऑयल यूज़ होता है। तो ये जो बेटर ऑयल्स हैं इनकी जगह रिफाइंड ऑयल ने ले ली। मैं आपको एक सच्चाई और बताऊं कि रिफाइंड ऑयल हमने जिन कंट्रीज से इंपोर्ट किया है वो उसको डंप कर देती थी, क्योंकि उन्होंने ये पता लगाया कि हाईली कॉम्प्रेस्ड ऑयल है और इसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। तो डंप करना जब वो उनको लगा कि बिक सकता है तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हमारी जैसी कंट्रीज़ में इसको बल्क में बेचना शुरू कर दिया। और ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देसी घी इससे बहुत अच्छा है, कड़वा तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल इससे बहुत अच्छा है। और मैं एक अजीब बात आपको बताऊं कि यंग बॉर्न जो बच्चा है बिल्कुल न्यू बॉर्न, उसके अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो कोकोनट ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इट इज़ द लाइटेस्ट ऑयल। बहुत हल्का तेल है कोकोनट ऑयल, हम लोग उसको ख़तरनाक समझते हैं, यूज़ ही नहीं करते जी। साउथ में तो यूज़ होता है बट यहाँ कम यूज़ होता है। उसका टेस्ट होता है ख़ास, तो उससे जब तक। तो नाज़रीन, आपने सुना कि सर ने हमें बताया कि जो नेचुरल ऑयल्स हैं और घी है, सरसों का तेल है, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। तो रिफाइंड यूज़ ना करें और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सर का ये मशवरा है। लजीज़ खाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फैमिली सर की मौजूद है इस वक्त हमारे साथ और हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये कि सर को टाइम ही नहीं मिलता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने का, तो आज इस बहाने एक घर का भी सर गेट टुगेदर हो गया है और सब मिल के बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे इस तरह मुलाकात करके। नाज़रीन, आज आपने देखा हमारे साथ मौजूद मोहसिन वली साहब ने किचन में हमारे लिए अपने हाथों से पराठा बनाया और हमारी इतनी खातिरदारी की, इतने तरह के खाने बनाए, अपनी फैमिली के साथ इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की। हमें उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे आप ही के इस प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दादाजान, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल